ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले कल हमारा नेट का एग्ज़ाम हुआ था। तो जैसे कि अभी अगर हम हर कोचिंग पूरे थ्रू आउट दी कोचिंग में देखें तो लगभग ये चैप्टर जो है सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट खत्म हो गया होगा। तो इस नीट 2025 के अंदर हमारे सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं टोटल, दैट इज 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन केम फ्रॉम दिस चैप्टर। तो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, आइए। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन स्टेटमेंट क्या कहती है यहाँ पे? बोथ विंड एंड वाटर pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar। विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो कलरफुल नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये विंड और वाटर से अपने पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं, तो इनको इंसेक्ट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, तो इसलिए इनको अपने पेटल्स को कलरफुल नहीं करने की जरूरत है, ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज इनका जो मेथड है वो एबायोटिक मेथड है। एबायोटिक फैक्टर से ये अपने प्लांट को पॉलिनेट करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। द फ्लावर produce enormous amount of pollen grain in wind and water pollinated flowers। Flower produce enormous amount of pollen grains in wind and water pollinated flower। तो फ्लावर जो है ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन को विंड में। विंड से भी जो प्लांट पॉलिनेट करते हैं और वाटर से भी जो पॉलिनेट करते हैं वो अपने अंदर बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर इसका रीजन यहाँ पे लिखा होता कि दे आर नॉट पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और एनी अदर बायोटिक एजेंट्स, दैट्स व्हाई दे डोंट प्रोड्यूस कलरफुल पेटल एंड दे आल्सो डोंट प्रोड्यूस अ नेक्टर, तब इसका आंसर ए आता। बट क्योंकि तब इसका आंसर क्या आता उस कंडीशन में? बोथ अदर्शन रीजन एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, उस कंडीशन में आता। बट क्योंकि यहाँ पर ये रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है दर्शन को, तो इसलिए इस कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा? डी। डी फोर्थ, जो जनरली आपको दिया होता है आपके ए ऑप्शन पे, पर इस बार यहाँ पे इन्होंने इसको फोर्थ ऑप्शन पे दिया है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। थोड़ा सा इसको बस कूल माइंड से पढ़ने की जरूरत थी। हाउ मेनी meiotic division and mitotic division are needed to occur for the development of mature female gametophyte from the megaspore mother cell in angiosperm plant? तो देखिए ये हमने बच्चों को अपने भी रेगुलर बैच में पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है, बहुत बार मैंने क्वेश्चन करवाया था। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। हमें पता है कि मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल में जब एक बार मियोसिस होती है तो आपको पता है कि 4 मेगास्पोर बनते हैं। उन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर will die and 1 megaspore will survive। 1 megaspore will survive। और वो जो 1 मेगास्पोर है, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, वो कम से कम 3 बार माइटोसिस करता है। 3 बार जब उसमें माइटोसिस होती है तब जाके 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रोसेक बनता है। और जब 1 मेगास्पोर से 3 माइटोसिस होने के बाद 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रोसेक बनता है, तो ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रोसेक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक एम्ब्रोसैक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक एम्ब्रोसैक डेवलपमेंट। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक बार मियोसिस हुई, इस पूरी प्रोसेस में देखिए एक बार मियोसिस हुई है और 3 बार माइटोसिस हुई है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस, ऑप्शन ए इज आंसर। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था इस क्वेश्चन का, कोई इसमें ऐसा था ही नहीं कि घुमा फिरा के पूछा हो, बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन था। नाउ स्टेटमेंट 1, फिग फ्रूट इज ए नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज इनक्लोज फिग वास्प इन इट। देखो हमारे जैन समाज के जो लोग हैं वो, मैंने सुना है ज्यादातर कि वो ये फ्रूट अंजीर जिसको हम बोलते हैं, अंजीर इसको हिंदी में अंजीर कहते हैं, इस फ्रूट को नहीं खाते हैं, मैंने ये सुना है। पर देखो इसका लॉजिक ये है कि जो फिग फ्रूट है ना, फिग फ्रूट जो है
इसमें बेसिकली फिग फ्रूट इज ए नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज इनक्लोज फिग वास्प इन इट। इसके अंदर जो वास्प होती है दैट इज गॉल वास्प। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, उसको वास्प का नाम होता है गॉल वास्प। तो वो गॉल वास्प जो है बेसिकली अपने एग ले करती है इसके अंदर, ठीक है। और फिग वास्प जो है एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप and fig wasp complete its life cycle in the fig fruit and fig fruits get pollinated by fig wasp। देखिए ये स्टेटमेंट आपकी किस तरह से, पहली बात तो ये जो आपकी फिग वास्प है इसका नाम गॉल वास्प होता है। ये अपने गॉल फ्लावर के अंदर इट ले इट्स एग इनसाइड द गॉल फ्लावर। गॉल फ्लावर्स के अंदर ये अपने एग ले करती है और इसका जो यंग वन जब डेवलप होता है तो फिर वो इस फ्रूट्स के जरिए इस फ्रूट से बाहर जाने की कोशिश करता है। इस फ्रूट के अंदर बेसिकली 3 तरह के फ्लावर होते हैं। स्टराइल फीमेल गॉल फ्लावर, एक होता है लॉन्ग स्टाइल फर्टाइल फीमेल फ्लावर, और एक होता है मेल फ्लावर। 3 तरह के फ्लावर इस फ्रूट में देखने को मिलते हैं। और ये फिग फ्रूट की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है आपको पता होगा, हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं इसको। तो फिग वास्प कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द फिग फ्रूट। अपना लाइफ साइकिल वो इसके अंदर कंप्लीट नहीं करती, बस ये स्टेटमेंट यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है। ये अपना लाइफ साइकिल इस फिग फ्रूट के अंदर कंप्लीट नहीं करती है। उसका यंग वन जब डेवलप होता है वो अपने अपने सिर्फ एग ले करने वहां आती है। एग ले करने के बाद वो उस फ्रूट से बाहर, एग ले करने के बाद वो फ्रूट फ्लाई तो निकल गई अपने वो फ्रूट तो वो फ्लाई जो गॉलबास फ्लाई है वो अपने फ्रूट से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद जो उसका एग जो एग है, एग भी जब यंग वन बन जाता है, एग से जब यंग वन बनता है तो वो यंग वन भी अपने इस फ्रूट से बाहर निकल जाता है और उसके पाँव में मेल फ्लावर के पॉलन ग्रेन टच हो जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये पॉलिनेशन करता है, बट अपना पूरा लाइफ साइकिल वो उस फ्रूट के अंदर पूरा नहीं करता है। वो उस फ्रूट से बाहर निकल जाता है और फिर दूसरे किसी और फिग फ्रूट के पास जाता है। तो पूरा लाइफ साइकिल वो उसके अंदर पूरा नहीं करता, फिग ट्री के अंदर पूरा नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट सही स्टेटमेंट बन गई थी। और ये फ्रूट नॉन वेजिटेरियन नहीं होता क्योंकि वो फ्रूट जो फ्लाई है, जो आपकी फ्लाई है, ये गॉल बास फ्लाई है, ये वहां से बाहर निकल जाती है, वो उस फ्रूट के अंदर नहीं रहती है। तो ये भी कहना गलत होगा कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड है। ये एक पूरी तरह से वेजिटेरियन फूड है, इसमें कहीं भी नॉन वेजिटेरियन की बात आती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जो आपकी है ये गलत है। दोनों स्टेटमेंट्स, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 is correct. Both statements 1 and 2 are incorrect. तो थोड़ा सा आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि जो आपका हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है फिग की, इसके अंदर 3 तरह के फ्लावर होते हैं। गॉल फ्लावर, तो गॉल फ्लावर जो आपका है स्टेराइल फीमेल फ्लावर, दूसरा आपका है फर्टाइल लॉन्ग स्टाइल फ्लावर। ये जो गॉल फ्लावर होता है ना, इसकी इसका जो स्टाइल होता है दैट इज शॉर्ट, स्टाइल इज शॉर्ट। और जबकि आपका जो फर्टाइल लॉन्ग स्टाइल फीमेल फ्लावर है दैट इज लॉन्ग, इट हैज द लॉन्ग स्टाइल। एंड थर्ड आपका जो है मेल फ्लावर, तो मेल फ्लावर में तो इसको हम स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं। 3 तरह के फ्लावर होते हैं इस फिग ट्री के अंदर। तो वो जो गॉल वास्प आती है वो इस फ्लावर के अंदर अपने एग ले करती है, आपको ये समझना होगा। और एग ले करने के बाद वो बाहर चली जाती है और जो यंग वन पैदा होता है वो भी फिर थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों के बाद बाहर निकल जाएगा फ्रूट से। अपना लाइफ साइकिल उस फिग ट्री के अंदर कंप्लीट नहीं करेगा वो। ये आपको बात समझनी होगी। और जो हम रेगुलर बैच में इसको पढ़ाते हैं तो आपको पता है कि मैंने पूरा टॉपिक, जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं उनको पता है कि मैंने पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है उनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा था। इसमें सेल्स ऑफ द टिप्टम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। बिल्कुल
पहले शुरू में टेप्टम सेल के अंदर मैंने पहले भी बच्चों को पढ़ा रखा है कि टेप्टम सेल के अंदर पहले वन न्यूक्लियस होता है, फिर वो बाई न्यूक्लियट बन जाती है ड्यू टू एंडोपॉलीप्लॉइडी, एंडोपॉलीप्लॉइडी और एंडोमाइटोसिस की वजह से वो एंडोपॉलीप्लॉइडी शो करती है। और ताकि उसके अंदर न्यूक्लियस बढ़ेगा तो क्रोमोसोम बढ़ेगा तो और प्रोटीन बनेगा, और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड कर सकता है किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। तो इस ऑप्शन में क्या दिया गया, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टेप्टम इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन नहीं देता, वो देता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। ठीक है, तो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देना ही उसका मेन रोल है, इसीलिए वो अपने न्यूक्लियस को बढ़ाता है, अपने न्यूक्लियस को बढ़ाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन दे सके किसको, आने वाले पोलन ग्रेन को। तो इसको हम, इस इवेंट को हम बोलते हैं एंडोमाइटोसिस, और उसकी वजह से एंडोपॉलीप्लॉइडी होती है। टेप्टम सेल बिकम बाइन्यूक्लियेटेड एंड इट कैन बिकम आल्सो द मल्टीन्यूक्लियेटेड सेल, बट नॉर्मली ये बाइन्यूक्लियेटेड बन जाती है, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो इट मींस असर्शन तो सही है बट रीजन फॉल्स है, असर्शन तो सही है बट रीजन फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन ए। जैसा आपके नीट के एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन दिए गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। Now question number 5, in the seeds of the cereal outer covering of the endosperm separate the embryo by protein rich layer। तो आपको मैंने, याद होगा मैंने आपको मेज का सीड पढ़ाया था, और मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे कि ये जो यहाँ पे जो लेयर होती है, दिस वन लेयर, ऐसे लेयर आपने पढ़ी थी। और आप लोगों को याद होगा कि इस तरफ हमने स्कूट एलम बनाया था, ये स्कूट एलम हमारा, और इस तरफ हमारा सीलोराइजा, इस तरफ हमारा सीलोपटाइल सीलोराइजा है। तो आपका जैसे ये सीलोपटाइल है इस तरफ, ये हमारा पल्म्यूल है, और ये हमारा सीलोराइजा है, और इस तरफ हमारी रेडिकल है। तो और इस तरफ हमारा स्कूट एलम है, क्योंकि मोनोकोट है ना, ये मेज बेसिकली मोनोकोट है। और ये आपका बीच में एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है 3n, और इसके ऊपर जो बाहर ये एल्यूरोन लेयर है, एल्यूरोन लेयर ट्रिप्लॉइड होती है बच्चों, 3n होती है, ये सराउंड करती है एंडोस्पर्म को। और इस तरफ ये एल्यूरोन लेयर की एक मॉडिफिकेशन होती है जिसको हम एपिथेलियल सेल बोलते हैं। एपिथेलियल लेयर का फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, ये भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, कि ये गिबरेलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और ये फिर एल्यूरोन लेयर को स्टिमुलेट करता है अल्फा अमाइलेज लाइपेजेस एंड प्रोटीज एंजाइम बनाने के लिए। एपिथेलियल लेयर भी बेसिकली एल्यूरोन लेयर की मॉडिफिकेशन। तो ये जो एल्यूरोन लेयर है जो सराउंड कर रही है बेसिकली एंडोस्पर्म को, तो ये तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट और पेरिकार्प फ्यूज है। तो बेसिकली ये आपका टेस्ट और पेरिकार्प जो है वो फ्यूज्ड है यहाँ पे, टेस्ट और पेरिकार्प यहाँ पे क्या है, फ्यूज्ड है। तो एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो, इस तरफ एम्ब्रियो, आपका एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को किसने सेपरेट करके रखा है, देखा जाए तो एपिथेलियल लेयर ने सेपरेट कर रखा है। और एपिथेलियल लेयर भी किसकी मॉडिफिकेशन होती है, एल्यूरोन लेयर की ही मॉडिफिकेशन होती है ये। तो बेसिकली ये मॉडिफिकेशन है एल्यूरोन लेयर की, और यही वो लेयर है जो सेपरेट कर रही है एंडोस्पर्म को किससे, एम्ब्रियो से। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर ट्रिप्लॉइड होती है बच्चों, 3n होती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको मैच करना था। स्कूटेलम, स्कूटेलम किसके अंदर होता है, देखिए वर्ड किस लिए हम किस में यूज करते हैं हम, कॉटलेडन, कॉटलेडन ऑफ। तो स्कूटेलम किसका होता है, कॉटलेडन ऑफ मोनोकोट सीड। नॉन एल्ब्यूनस सीड, एपीब्लास्ट किस में होता है, एपीब्लास्ट इज द रूडिमेंट्री कॉटलेडन, ये भी मोनोकोट सीड के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप मोनोकोट के एम्ब्रियो को देखो तो वहां पे सेकंड रूडिमेंट्री कॉटलेडन, मतलब जो मोनोकोट में तो एक ही कॉटलेडन होता है, बट उसमें सेकेंडरी कॉटलेडन भी बन रहा होता है जो कि डेवलप नहीं हो पाता है, और वो रूडिमेंट्री बनकर रह जाता है वहां पर, मतलब बचा हुआ पार्ट होता है सेकेंडरी कॉटलेडन का मोनोकोट सीड के अंदर, एपीब्लास्ट।
और आपका जो पेरिस पम है, पेरिस पम क्या होता है बेसिकली? जितने भी आपके पेरिस पर्मिक सीड है, उन उन पेरिस उन पेरिसपर्मिक सीड के अंदर जैसे कि आपका बीट है, ब्लैक पेपर है, इन सब सीड के अंदर देखने को मिलता है। इन सब सीड के अंदर बेसिकली देखने को मिलता है क्या? पेरिसपर्मिक। देन उसके बाद आपका जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है, इसका एग्जांपल क्या है? ग्राउंडनट। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल क्या है? ग्राउंडनट। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ए का आपका आ जाएगा सेकंड, बी का आपका आ जाएगा, बी ऑप्शन का आपका थर्ड आएगा, बी ऑप्शन का थर्ड आ जाएगा, और सी का आपका आ जाएगा फोर, एंड डी का आपका आ जाएगा वन। तो इट मीन्स ऑप्शन विल बी थ्री। तो दीज आर द सिक्स क्वेश्चंस, six questions which are present in NIT 2025। ये सिक्स क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों के बीच में, ताकि उनको भी ये इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।